हेलो फ्रेंड्स। मैं गगन कपूर और मैं आज आपके साथ क्लास 11th का अकाउंटिंग का सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं कॉमर्स में या यूं कहूं कि अकाउंटिंग को मैं लास्ट 30 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं और ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही लाजवाब सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और इसमें मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वैसे तो ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर अगर आपको मार्क्स अचीव करने हैं तो आपको बात समझनी होगी कि अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पर ये मैथमेटिक्स के जैसा नहीं है कि एक इक्वेशन उठाई और स्टार्ट हो गए। यहां पर थ्योरी भी आएगी। तो हमारे पास एक जनरल आइडिया ये है कि आपके पेपर में लगभग 30% की थ्योरी होती है और 70% का प्रैक्टिकल पार्ट होता है। ये जो प्रैक्टिकल पार्ट है, इसको समझने के लिए आपको कंसेप्ट समझने पड़ते हैं। तो आप जब मेरे साथ पढ़ेंगे तो अपने पास एक रजिस्टर, एक पतला रजिस्टर कंसेप्ट्स के लिए लगाएंगे और एक मोटा रजिस्टर प्रैक्टिस के लिए लगाएंगे। कंसेप्ट सीखने के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आसान होंगी और अगर अच्छे नंबर चाहिए तो आपको थ्योरी पर भी फोकस करना पड़ेगा। सर, हम क्लास 11th में आए हैं, जब हमारा फर्स्ट टर्म होगा तो हो सकता है कि ज़्यादा सिलेबस ना हुआ हो, इस वजह से आपके फर्स्ट टर्म के पेपर में हो सकता है कि थ्योरी ज़्यादा मार्क्स की आ जाए। बट इन जनरल आज से जब भी आगे तक आप पढ़ेंगे तो याद रखेंगे कि अकाउंटेंसी में थ्योरी का भी पार्ट होता है। अब बात यह आती है कि सर आप हमें कौन सी बुक से पढ़ाएंगे। तो आप क्लास 11th में हैं, क्लास 11th और 12th अगर आप सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हैं, क्योंकि आप यूट्यूब के माध्यम से भी हो सकता है कि हमारी क्लास सुन रहे हो, तो सीबीएसई बोर्ड के लिए तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं और सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक बुक आती है टीएस गरेवाल। तो मोस्टली सभी स्कूल्स में ये वाली बुक लगाई जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यही बुक आपको पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास यही बुक है तो काम आसान हो गया। अगर आपके पास कोई और बुक है, जैसे आपके पास हो सकता है डी के गोयल हो सकता है आपके पास कोई और बुक हो, या आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं या XYZ किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, तो आपको बता दूं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं और वो कंसेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं और उन्हें समझने के बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए जाते हैं। और पेपर कभी भी नहीं कहता कि मैं किसी पर्टिकुलर बुक से बनूंगा। पेपर जनरल बनाए जाते हैं। आप किसी भी बुक से कंसेप्ट पढ़ेंगे, आप उसको कर सकते हैं। हमारा ज़्यादा फोकस हमेशा प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर रहता है और हम थ्योरी को इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इग्नोर नहीं करनी है। हाँ, ये हो सकता है कि आप कहें कि सर मुझे थ्योरी में उतना मज़ा नहीं आता क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, तो थ्योरी को थोड़े थोड़े टाइम पे आप पढ़ते रहिएगा। मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ो, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम फॉलो करेंगे टीएस गरेवाल की बुक। और वैसे अकाउंटेंसी में कभी कोई ज़्यादा चेंज आता नहीं है, तो अगर आपके पास एक आधा साल पुरानी बुक भी हो ना, तो मन में कभी ये मत लाना कि सर मेरी बुक पुरानी है तो क्या कंसेप्ट बदल गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये लेटेस्ट बनी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वीडियो भी कभी पुरानी हो जाएगी, आप देख रहे होंगे, तो मन में ये भी भाव मत लाना कि सर ये वीडियो तो पुरानी हो गई, क्योंकि अकाउंटिंग के कंसेप्ट आसानी से बदलते नहीं हैं, सिमिलर रहते हैं। चलिए, अभी तक आपने फिजिकल क्लासरूम में जाकर के सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, तो हो सकता है ये आप पहली बार ऑनलाइन कोचिंग की तरफ आ रहे हों और हमारी क्लास देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से हम लोग प्लान करते हैं और ये कितनी इफेक्टिव होती हैं। हम धीरे धीरे आगे चलेंगे, आपके साथ बातें भी करेंगे। तो अकाउंटेंसी का तो सीधा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो नहीं सकता, पहले अकाउंटेंसी के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ता है। इसलिए हम पहले चैप्टर नंबर 1 की बातें करेंगे और इसमें कुछ हम आपके साथ थ्योरेटिकल बातें डिस्कस करेंगे।
आपकी बुक में अब एक बहुत अच्छी बात है कि वो एक छोटा सा सिनॉप्सिस दे देते हैं कि गगन सर बच्चों को बताना कि इस चैप्टर में हमने ये सारे थ्योरेटिकल टॉपिक डिस्कस करने हैं। अब मैं इनको अभी रीड नहीं करूंगा क्योंकि आप अभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ये आप जब बुक खोलेंगे, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ सिनॉप्सिस पर देख करके आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये सारी चीजें हमें आ गई हैं और ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती। एक बात और है, जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हैं तो आप लोगों की एक बहुत गंदी आदत होती है उठा करके वीडियो को फॉरवर्ड करना, उठा करके वीडियो की स्पीड को चेंज कर देना, तो आप खेलने लगते हैं। जब आप खेलने लगते हैं तो मेरी बात मान लीजिएगा कि आपको लर्निंग का उतना बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए खेलिए मत, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। जब आप किसी क्लासरूम में पढ़ने जाते हैं तो वहां टीचर कोई भी बात कर रहा होता है तो आपके मन में ये नहीं आता कि ये तो बेकार की बात है, फॉरवर्ड कर लूं, मगर यहां पर आप फॉरवर्ड करते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। चलिए धीरे धीरे बातें भी करते जाएंगे, धीरे धीरे आपको समझाते भी जाएंगे, और ये हम आपको बता रहे हैं कि हमारे साथ पढ़ना आप एंजॉय करेंगे, और एंजॉय से ज़्यादा आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। और ये मेरा चैलेंज है कि मेरे से अच्छे आपके अकाउंटिंग के कंसेप्ट कोई और टीचर बिल्टअप नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा मीन्स नहीं कर पाएगा, आजमा के देख लेना आप। ओके, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि सर आखिरकार ये अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है क्या। तो आप मेरे साथ जब पढ़ेंगे ना तो नोट भी कीजिएगा, जब नोट करना होगा तो मैं बता भी दूंगा। अभी आपकी कंसंट्रेशन की मुझे जरूरत है, आपने कुछ नोट नहीं करना, बस मेरी बात आराम से सुनते जाइए और जो मैं पूछूंगा उसका आंसर देते जाइएगा। अच्छा चलिए मैं आपको ये पूछता हूं, अभी आप स्टूडेंट हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूल के बाद घर आते हैं, थोड़ा टाइम घर पर रहते होंगे, थोड़ा टाइम ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, फिर थोड़ा टाइम आप दोस्तों के पास जाते हैं, कभी कभी आप रिश्तेदारों के पास जाते होंगे, है ना, यही आपका रूटीन रहता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज से ठीक एक साल पहले आज ही के दिन, जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज 2 मई है, मैं थोड़ा लेट हो गया हूं कोर्स स्टार्ट करने में, 2 मई 2025 आज की डेट है। अगर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हो, थोड़ी छोटी है, ये डेट है। तो मैं आपसे पूछूं, May 2 2024 को आपने क्या किया था, आप बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 महीने पहले की ये डेट पर आप बताओ आपने पूरा दिन क्या किया था, तो आप बता पाओगे कि आपने क्या किया था। अगर आप कह रहे हो हाँ सर मैं बता दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप नहीं बता पाओगे। ह्यूमन मेमोरी है, हम रोजाना उठते हैं, अगला काम करते हैं, और पुरानी हमारी मेमोरी फेड आउट होती जाती है, हमें याद थोड़ी ना रहेगा। आप में से कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर फर्क क्या पड़ता है, आप पूछ क्यों रहे हो कि 1 साल पहले हमने क्या किया था, 6 महीने पहले हमने क्या किया था, 9 महीने पहले, 10 महीने पहले, 4 महीने पहले, अरे क्या फर्क पड़ता है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं कि आप 11th क्लास में आ गए हैं, यहां से आपने कॉमर्स स्ट्रीम को चूज किया है। कॉमर्स स्ट्रीम को चूज इसलिए आपने किया होगा कि आप आगे चल के बिजनेस करना चाहते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमने तो कॉमर्स इसलिए चूज किया है, हम आगे चल के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, हम आगे चल के सब। मैंने कहा आप आज से 11th क्लास से मेजरली अगर कोई कॉमर्स ऑप्ट करता है तो इसका मतलब वो सोच रहा है बिजनेस के बारे में, या तो वो बिजनेस करेगा या फिर वो बिजनेस रिलेटेड कोई ना कोई सर्विस करेगा। अगर आपने बिजनेस रिलेटेड कुछ नहीं करना होता तो फिर आपके पास डॉक्टर बनना था तो साइंस थी, इंजीनियर बनना था तो भी साइंस थी, कुछ और करना था तो आप दूसरी स्ट्रीम में जा सकते थे आराम से। ठीक है, अब आप जब बिजनेस करेंगे, या हो सकता है आप में से बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स भी बिजनेस करते हैं, तो आप 11th क्लास में आ गए हैं, 2 4 5 साल अभी आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे, थोड़ा कम ज्यादा समय लगा लीजिए, फिर उसके बाद आप बिजनेस में एंटर कर जाएंगे। जब आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करने के लिए एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है, वो है पैसा, मनी। मनी के बिना, इन्वेस्टमेंट के बिना बिजनेस नहीं होता।
सर अब ये मनी कहां से आएगा? आप कह सकते हो सर ये पैसा मैं अपने पेरेंट्स से मांगूंगा और बिजनेस स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल ले सकते हैं। आप में से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर मेरे पास अपने मेरे पेरेंट्स या रिलेटिव्स ने मुझे जो पैसे दिए थे वो मैंने सेव किए हुए हैं, तो मैं उससे बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। पर बिजनेस मांगता है और पैसा और पैसा और पैसा। तो सर हमें पैसा कहां से मिलेगा? आपको पैसा कहीं से भी मिल सकता है। पैसा देने वाले लोगों की कमी नहीं है। लोग कहते हैं गगन तू व्यापार तो कर, छोड़ टीचिंग, छोड़ व्यापार कर, पैसा हम लगा देंगे। मुझे भी कहेंगे और आपको भी कहेंगे, क्योंकि पैसा लगाने वाले को पैसे पे क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए। पैसे से पैसा कमाया जाता है और आप पैसा कमाने के लिए ही बिजनेस करेंगे। तो जब आप अपने व्यापार में पैसा लगाएंगे, अगर आप अपना पैसा लगाएंगे तो भी, अगर कोई और व्यक्ति आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा तो भी वो आपसे पूछेगा। यानी आप अपने आप से पूछोगे, वो व्यक्ति जिसने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है वो आपसे पूछेगा, या वो व्यक्ति जो आपके बिजनेस में पैसा नहीं लगाते लेकिन आपके बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे? क्योंकि वो आपके बिजनेस में नौकरी करते हैं, या सरकार आपसे टैक्स लेती है, या वो लोग आपको अपना सामान बेचते हैं या आपसे अपना सामान खरीदते हैं। ये बहुत सारे लोग कई बार आपसे पूछेंगे बताओ क्या क्या किया था, पूरा साल आपने क्या क्या किया था, 2 साल पहले क्या किया था, 5 साल पहले क्या किया था, 2 महीने पहले क्या किया था। बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव आपको समझाने का यह है कि कॉमन लाइफ में आप परवाह नहीं करते कि कौन पूछने वाला है, मैंने 1 साल पहले क्या किया था, 10 दिन पहले क्या किया था। लेकिन बिजनेस में आपसे पूछा जाएगा। आप अपने आप से भी पूछेंगे, और अगर नहीं पूछेंगे तो आप अपने पैसे को, अपने बिजनेस को कभी भी फैला नहीं पाएंगे, बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो सर इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए करना यह होगा कि जब आप बिजनेस करेंगे तो आपको अपने बिजनेस में जो भी गतिविधियां आप बिजनेस की करेंगे उन सब की आपको रिटर्न में क्या करनी पड़ेगी? पूरी की पूरी रिटर्न के अंदर उसकी नोटिंग करनी पड़ेगी कि आपने बिजनेस में क्या किया। ओ, अब सर एक डायरी खरीद के लाएंगे। आपने देखा है मूवी में कई बार दिखाते हैं कि हाँ एक व्यक्ति था, या एक लड़की थी, या एक सज्जन थे, उनकी एक डायरी थी, वो रोज डायरी में लिखते थे आज मैंने क्या क्या किया था। मैंने एक मूवी देखी थी नोटबुक। नोटबुक में टीचर जी अपनी डायरी में लिखती थी उन्होंने क्या किया था। तो सर हम बिजनेस करेंगे और बिजनेस में एक डायरी में लिखेंगे, पल पल की रिपोर्ट लिखेंगे, मैंने क्या किया था, क्या क्या हुआ था, है ना? तो लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं डायरी लेकर के एक सामान्य कॉमन लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू जो भी मुझे पसंद है उसमें मैं लिखता जाऊंगा, तो वो आपका पर्पस सर्व नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये कि मैं आपको इतनी देर से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चों कि ये बिजनेस है और बिजनेस के अंदर लगाए जाते हैं फंड्स। और अगर आप अपने बिजनेस को संभालना चाहते हो, फंड्स को संभालना चाहते हो, तो आपको इसके लिए राइटिंग में सारी के सारे नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। और ये नोट्स आप आम भाषा में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, नहीं बना पाओगे। आपको इसके लिए एक तरीका सीखना पड़ेगा, और वो जो मेथड है, जिस मेथड से हम अपने काम को सरल बनाएंगे, हम बिजनेस की रिपोर्टिंग कर पाएंगे, और वो जो मेथड है उसी का नाम अकाउंटिंग है। जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हो पहले उसके बारे में जान तो लो कि सर वो बिजनेस, वो सब्जेक्ट क्या है। तो अकाउंटिंग आपको सिखाती है कि जो भी आप बिजनेस एक्टिविटीज करेंगे उस एक्टिविटीज की आप रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। और सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग के बियॉन्ड बहुत कुछ करेंगे। अभी डेफिनेशन के माध्यम से आपको बता दूंगा। एक छोटा सा अभी और बात आपको देता हूं, सुनते जाइएगा।
व्यापार में मैं आपको बताता हूं कि व्यापार में एक छोटी सी ट्रांजैक्शन मेरे मन में आ रही है। सपोज बिजनेस करते हुए मैंने एक लैपटॉप को खरीदा। लैपटॉप मैंने खरीदा कितने का? 80,000 रुपीज का मैंने एक लैपटॉप खरीदा। बिजनेस के लिए मैंने 80,000 का लैपटॉप खरीदा। तो डायरी में ऐसे लिखूंगा कि हाँ, आज मैंने फलाना दुकान से 80,000 रुपए दे करके लैपटॉप खरीदा। ऐसा नहीं लिखते हम, ठीक है? हम लिखेंगे, समझते जाइएगा, हम लिखेंगे लैपटॉप आया, रोकड़ा गया। लैपटॉप आया, रोकड़ा गया। बस हो गया। ये बात बता रही है कि आपके पास लैपटॉप आया और पैसा चला गया। अब सर हम क्या ऐसे लिखेंगे, लैपटॉप आया रोकड़ा गया? तो बस बताना चाहता हूं कि बिजनेस में यही होता है, आना जाना, क्या आया क्या गया, कमाई आई, खर्चा गया, आया गया। और इसी को ना आगे चल के भी मैं आपको सिखा दूंगा टेक्निकल भाषा में, किसी एक को डेबिट बना दो, किसी एक को क्रेडिट बना दो। यही हमारी अकाउंटिंग की शॉर्टकट सी भाषा है। यहाँ सब कुछ डेबिट क्रेडिट के माध्यम से समझ में आ जाता है कि हाँ, ये लिखने वाले ने क्या लिखा है। अब सर मैंने को बड़ा होके अकाउंटेंट बनना है। अगर बड़े होके आपने अकाउंटेंट नहीं बनना तो क्या बनना है? डायरेक्टर बनना है, मैनेजर बनना है, क्या बनना है? जो भी बनना है, अगर आपको यही आया गया डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आया, पढ़ना नहीं आया, तो आप किसी पोस्ट पे नहीं बैठ पाएंगे। बैठ जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है? तो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे समझाया कि व्हाट इज अकाउंटिंग। बिजनेस करना है, बिजनेस की बैकबोन पैसा है। बिजनेस में पैसा इन्वॉल्व है, चाहे आप लगाओ चाहे बाहर वाला लगाए। वो सब लोग जानना चाहते हैं कि बिजनेस में पैसों से क्या क्या किया गया, और वो आपको कभी याद रहेगा नहीं, उसको आपको राइटिंग में लिखना पड़ेगा, उनकी रिपोर्ट्स बना के देनी पड़ेंगी। और ये काम करने का एक खास तरीका होता है, और वही तरीका हमें अकाउंटिंग सिखाता है। अब इसी को अगर आप मैं अच्छी भाषा में चमका के लिख दूंगा तो अकाउंटिंग की परिभाषा बन जाएगी। चलिए आइए जी मुद्दे के ऊपर आते हैं। हमारी लर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं ज्यादा एंटरटेन करता नहीं हूं, बात सीधी करता हूं, बकवास करनी हमें आती नहीं है। हमारा जो सब्जेक्ट स्टार्ट होता है वो अकाउंटिंग का है, और सबसे पहले हमें सिखानी है आपको अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन। अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन में चैप्टर नंबर 1 में हम काफी सारी बातें करेंगे। इसमें सबसे पहली बात आती है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो इसका जनरल सरल भाषा में मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब मैं आता हूं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग या डिफाइन अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की हमारे पास 2-3 परिभाषाएं हैं, उसमें से एक जो डेफिनेशन आपको अच्छी लगती हो, एक वो रट लेना, लिख देना, मार्क्स मिल जाए। पर मेरा यहां पर काम क्या है, अगर मैं आपको वो डेफिनेशन थोड़ी समझा पाऊं, क्योंकि वो डेफिनेशन समझने के लिए तो अभी हम शुरुआत करें ना अकाउंटिंग की, थोड़ी समझा पाऊं तो आपको याद करने में आसानी होगी, रटने में आसानी होगी। ठीक है सर, आइए जी। थोड़ी देर के लिए मैं बुक से दूर जा रहा हूं। अब ये हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ठीक है? और ये हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। कभी कभी मैं इनको यूज करूंगा, तो जब मैं इनको यूज करूंगा तो आपने केवल मेरे साथ साथ समझना है। जहां पर मुझे ये लगेगा कि ये नोट्स मुझे आपको दे देने चाहिए, तो वो मैं आपको डिजिटली अवेलेबल करवा दूंगा। आपने केवल मेरे साथ फोकस रखना है। नाउ मैंने आपसे बोला अकाउंटिंग की हमारे पास कई सारी डेफिनेशन है, उनमें से कोई भी एक दो डेफिनेशन आप याद कर लेना, रेदर एक भी कर लोगे तो काम चल जाएगा। पर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए होता है। फोकस यहाँ रखिए।
अकाउंटिंग की डेफिनेशन यहां लिखा है कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, AICPA, शॉर्ट फॉर्म में कहूंगा AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने ईयर 1961 में ये डेफिनेशन दी थी। तो अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशन की बात करें तो ये अकाउंटिंग की सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है, लेकिन ये पुराने समय की परिभाषा है। उस समय से लेकर आज तक बिजनेस के जो फॉर्म्स हैं वो बदल गई हैं, इसलिए अकाउंटिंग की डेफिनेशन थोड़ी और वाइड हो गई है। इसीलिए मैं शुरुआत कर रहा हूं 1961 में क्या था और हम आगे बढ़ के कहां पहुंच गए, इसलिए 2-3 डेफिनेशन आपको बुक में देखने को मिल रही हैं। ठीक है, नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और सभी बच्चों को ये डेफिनेशन याद होती है। जब भी कोई पूछता है अकाउंटिंग क्या है तो बच्चा यही सुना देता है। अगर आपसे कोई सरल भाषा में पूछे तो जो मैंने आपको बताया था वो बताना, और टेक्निकल भाषा में एग्जाम में पूछे तो ये बताना। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहली बात अकाउंटिंग के बारे में ये ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, कला है। आर्ट का मतलब तो कला है। किसकी? रिकॉर्डिंग की। तो मैंने आपसे कहा था बिजनेस में जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको उसके नोट्स बनाने हैं। उस नोट्स का टेक्निकल उन्होंने क्या बोला? रिकॉर्डिंग। अब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, ये नोट्स वाली रिकॉर्डिंग है। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहली बात कही कि ये रिकॉर्ड करने की यानी नोट्स बनाने की एक स्पेशल किस्म की पद्धति है, एक स्पेशल किस्म की कला है। ओके, अब क्या हुआ? जब आप कुछ भी लिखेंगे उसे यूजेबल बनाने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा? अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये आर्ट है रिकॉर्डिंग की, ये आर्ट है क्लासिफाई करने की। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना। जो आप लिखेंगे तो लिखने के बाद दोबारा लिखेंगे। पहले आप जनरल लिखेंगे, फिर आप अलग अलग करके लिखेंगे। एंड समराइजिंग, और बाद में आप उसकी एक शॉर्टकट समरी रिपोर्ट बनाओगे। अकाउंटिंग कहेगा रिकॉर्ड करो, फिर कहेगा इसको दोबारा रिकॉर्ड करो। क्यों? क्योंकि अलग अलग करके करना है। ये हमारे अकाउंटिंग का मेन पार्ट रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको हम समराइज करेंगे। और यकीन मानिए आपका 11th क्लास का सिलेबस इन्हीं 3 काम को करने में खत्म हो जाएगा। तो सर अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो भी आगे जा रही है। हाँ जी, तो ये कहती है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग करना। इसके लिए एक तरीका अडॉप्ट किया जाएगा। ये सारा काम करेंगे आप रुपयों की टर्म्स में। तो सर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग मैं खास तरीके से करूंगा, पैसों में करूंगा, पर करूंगा किसकी? तो वो कहते हैं ये आप करोगे ट्रांजैक्शंस की और इवेंट्स की। अच्छा, अब व्यापार में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होंगी। जैसे कि मैं बिजनेस में बैठा हूं और मेरे पास एक व्यक्ति आता है कि सर मुझे आपकी कंपनी में जॉब चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा तुम क्या करते हो? मैंने उससे पूछा, बातचीत की, थोड़ी देर में मुझे लगा कि हाँ ये टैलेंटेड व्यक्ति है, टैलेंटेड लड़का है, टैलेंटेड लड़की है, इसको रखा जा सकता है अपने बिजनेस में, ये हमारे को फायदा पहुंचाएंगे। हमने उनको अपॉइंटमेंट दे दी, अपने पास एम्प्लॉयड कर दिया। हमने देखा कि हमारे पास कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, तो हमने उन्हें कहा कि अब आपकी एज हो गई है, अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए। तो हमने उनको रिटायरमेंट करवा दी। तो सर व्यापार में तो बहुत कुछ हो रहा है। मैंने लोगों को अपॉइंटमेंट भी दी, मैंने लोगों को हटाया, मैंने आज बिजनेस में एक मीटिंग की अपने एम्प्लॉयज के साथ, मैंने एक मीटिंग की अपने कस्टमर्स के साथ। ये सारे काम हुए, लेकिन इन सारे कामों के अंदर बातें हो रही हैं, पैसे का कोई लेन देन नहीं हो रहा। इसके सिवाय मैंने जो ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस में की, जैसे मैंने किसी को ऑर्डर दिया कि भाई माल भेज देना, स्टॉक भेज देना, गुड्स भेज देना,
ऐसे ही मेरे कस्टमर ने मुझे लिखवाया कि गगन ये सामान मुझे चाहिए, भेज देना। तो अब क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक पढ़ते हुए किसी स्पेसिफिक बिजनेस की बात नहीं करते, तो बिजनेस का मतलब क्या होता है? सामान को खरीदना और बेचना। तो सामान को हम बोलते हैं गुड्स, तो हम जनरल भाषा में गुड्स की बात करते हैं, बाइंग ऑफ गुड्स एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो हमारे व्यापार में बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, पर हर एक्टिविटी का फाइनेंशियल करेक्टर नहीं होगा। धीरे धीरे आप जान जाएंगे हर ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल करेक्टर नहीं होगा। इसीलिए आप उन ट्रांजैक्शंस को और उन इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे जो कि फाइनेंशियल करेक्टर के होंगे, मतलब जिनका पैसे में मेजरमेंट किया जा सकता है, और फिर आप करेंगे उनका इंटरप्रिटेशन और आप करेंगे उसका रिजल्ट। एक बार पढ़ के देखिए, मैंने कहा अकाउंटिंग एक कला है। किस चीज की कला है? इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने की कला है, क्लासिफाई करने की कला है, समराइज करने की कला है। और ये सब बात एक खास तरीके से किया जाएगा, रुपयों में किया जाएगा, और उन ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स का किया जाएगा जो कि फाइनेंशियल नेचर के हैं, जो कि फाइनेंशियल करेक्टर के। और इसी में आपका 11th का सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन अकाउंटिंग तो आगे भी चलेगी, इसलिए आप 12th में भी पढ़ेंगे, कॉलेज में भी पढ़ेंगे। तो सर वहां क्या पढ़ेंगे? इसके बाद आप पढ़ेंगे इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, जो आपने समरी बनाई उस समरी की समीक्षा करना, ठीक है, उनको व्यक्त करना कि इससे क्या हुआ, उसका आप रिपोर्ट बना करके देंगे। ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन 1961 की है, जल्दी आपको याद हो जाएगी। जितना समझाया उतना मोर देन सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा कि आप इस डेफिनेशन को बस 2 मिनट के अंदर समझ जाएं, समय लगेगा, ठीक है। तो समय को कम से कम लगाया जाए और आप बात बढ़िया से समझ पाए, इसीलिए मैंने इन बातों को लिख लिया। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि सर बच्चे यही नहीं समझ पाते पूरा कोर्स खत्म कर लेने के बाद, सर ये ट्रांजैक्शन और इवेंट्स ये क्या होते हैं। तो मैंने यहां पर आपके लिए लिखा समझाने के लिए कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को एक बार समझते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड थ्रू ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। इकोनॉमिक का मतलब जिसकी मनी वैल्यू हो, क्योंकि हम अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, जिनका फाइनेंशियल करेक्टर होता है, मतलब जो इकोनॉमिक वैल्यू रखती हैं, केवल उन्हीं की हम बात करते हैं। ट्रांजैक्शन इज यूज टू मीन अ बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट और एन एग्रीमेंट। सरल भाषा में कहूं तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, लैपटॉप आया रोकड़ा गया, ये क्या है? इट इज परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। मैंने कुछ खरीदारी की, व्यापार में मैंने कुछ खरीदारी की, तो कुछ परफॉर्मेंस जो हम करते हैं उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। बहुत तरह की ट्रांजैक्शन हम करते हैं सर, हम गुड्स को खरीदते हैं, हम गुड्स को बेचते हैं, हम एसेट्स को खरीदते हैं, एसेट्स को बेचते हैं, खर्चा करते हैं। ट्रांजैक्शन से कभी बच्चे को दिक्कत होती नहीं, वो कहते हैं सर सभी चीजें तो ट्रांजैक्शन हैं। दिक्कत फिर कहां आती है? दिक्कत कई बार बच्चे को आती है कि सर आखिरकार इवेंट क्या होता है। अब आप कह रहे हैं कि सर दिल्ली में आईपीएल का मैच होना है, तो वो इवेंट है। आपने कहा सर हमारे एरिया में दिवाली मेला लग रहा है, हमारे एरिया में रामलीला हो रही है, तो ये सब क्या है? ये इवेंट है। तो बिजनेस में भी बहुत सारे इवेंट होते हैं। तो यहां लिखा है इवेंट का मतलब है अ हैपनिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस एज अ रिजल्ट। अगर कोई हैपनिंग हो जाए, अब बिजनेस में क्या होता है, कई बार एक दुखद घटना आ जाती है, अरे सर पानी घुस गया, स्टॉक खराब हो गया, सर एसी में आग लग गई, गोदाम में रखा हुआ सामान जल गया, घटना हो गई। सर आज हमने स्टॉक की काउंटिंग की, कुछ हमारे पास पैकेट्स कम निकले, कहां गए पता नहीं चल रहा। तो ट्रांजैक्शन होता है कि जब हम पैसों का लेन देन, कोई ऐसी गतिविधि करते हैं जिसमें पैसों का लेन देन हो
और इवेंट वो होता है जिसमें मैंने लेन देन नहीं किया लेकिन कुछ नफा नुकसान बन गया, आग लग गई, चोरी हो गई, पानी से सामान खराब हो गया, ये सब इवेंट्स होते हैं। और एक बात और, ये जरूरी नहीं है कि सभी बातें अभी समझ में आ जाएंगी। एक बात को थोड़ा सा दिमाग के अंदर डालो तो वो आगे चल करके अपने आप धीरे धीरे, आप 2-4 बार सुनेंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। ठीक है, आइए जी। हमने 1961 की एक डेफिनेशन से स्टार्ट किया जो कि कह रही थी, दोबारा पढ़ रहा हूं, अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है, जिसके द्वारा हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग मतलब अलग अलग करना, समराइजिंग मतलब शॉर्ट में बनाना, ये सब काम करने की एक खास कला है, एक तरीका है। ये सब काम हम पैसों के टर्म्स में करते हैं, और ये सब हम करते हैं ट्रांजैक्शंस का और इवेंट्स का, जो कि इकोनॉमिकल वैल्यू रखते हैं, फाइनेंशियल करेक्टर रखते हैं, और बाद में हम उसका रिजल्ट भी इंटरप्रेट करते हैं। नाउ ये मेरा काम खत्म हो गया। मेरा काम तो एक्चुअली आपको ये डेफिनेशन बताने का था, मैंने क्लैरिटी के लिए ट्रांजैक्शन, इवेंट्स और जोड़ा। अब समझते हैं आखिरकार 1961 से लेकर अब तक की क्या पोजीशन हो गई है। अगर मैं इस डेफिनेशन को लेके चलता हूं तो ये डेफिनेशन सिंपली ये कहना चाहती है कि अकाउंटिंग बेसिकली एक रिकॉर्ड कीपिंग है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये सब रिकॉर्ड कीपिंग का काम है। आजकल ये काम कंप्यूटर भी मदद से हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन। तो वो कह रहे हैं अकाउंटिंग शुरू हुई, इस डेफिनेशन का कहने का मतलब है अकाउंटिंग में पहले ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को ढूंढ लो, उन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को ढूंढो जिनका मनी इन्वॉल्वमेंट हो। मैंने कहा था कि आपने किसी एम्प्लॉय को नौकरी दी, इसमें कोई ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। आपने अपने क्लाइंट्स के साथ में कुछ मीटिंग की, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में समझाया कि हम एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, उसमें ये खासियतें होंगी। इनमें कोई फाइनेंशियल डीलिंग नहीं होती है। जिनमें होती है, अकाउंटिंग कहती है कि हमारा काम है उनकी रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, उनको हम रिकॉर्ड कर देते हैं। ये डेफिनेशन कह रही है 1961 की। ओके, दिस रिकॉर्डिंग इज डन इन जर्नल। ये जो स्टेप था ना रिकॉर्डिंग, ये जो रिकॉर्डिंग का स्टेप था हमारा, इसमें आएगा जर्नल। आप समझ जाओगे, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये जर्नल क्या होता है, ये हम बाद में बता देंगे। तो जो रिकॉर्डिंग होती है उसके लिए हम अपने पास एक किताब बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं जर्नल। तो जर्नल एक नाम है, बुक का नाम है। जैसे आप पढ़ने जाते हैं, आप कहते हैं ये टेक्स्ट बुक है, ये गाइड है, ये नोटबुक है, ये रजिस्टर है। आपने नाम दिया हुआ ना, अलग अलग चीजों का अलग अलग काम है। टेक्स्ट बुक का काम अलग है, गाइड का काम अलग है, नोटबुक का काम अलग है। ऐसे ही रिकॉर्डिंग करने के लिए हम कोई डायरी का इस्तेमाल नहीं करते, उसे नाम देते हैं जर्नल। इसी जर्नल का एक ऑल्टरनेटिव नेम बनता है सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, और ये हमारी कहलाती हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। कई सारे नाम है सर, जर्नल हैं, सब्सिडरी बुक्स हैं, प्राइम बुक्स हैं, कई लोग तो इसे ओरिजिनल बुक भी बोलेंगे। ठीक है, तो पहले आप रिकॉर्डिंग करते हैं किसमें, जर्नल में। आफ्टर द ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल, दे आर क्लासिफाइड इनटू सेकेंडरी बुक्स कॉल्ड लेजर। यानी हम पहले एक तरीके से लिखते हैं, फिर हम दूसरे तरीके से क्लासिफाइड तरीके से लिखते हैं। हमारी लिखने की प्रक्रिया 2 स्टेजेस में जाकर के ही काम कर पाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ा, डेफिनेशन ये कह रही है कि लेजर बनाने के बाद आप क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं उसको, और समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सुनते जाना है सर, इतनी सारी बातें आप हमें बता रहे हो, नेचुरल बात है। एक सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है तो उसकी शुरू की कुछ क्लासेस में नई नई बातें आएंगी, और फिर आने वाली क्लासेस में वो सारी बातें रिपीट होती जाएंगी और धीरे धीरे आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, 3 बातें हैं। रिकॉर्डिंग हम करते हैं थ्रू जर्नल,
क्लासिफिकेशन हम करते हैं थ्रू लेजर, और समरी हम तैयार करते हैं थ्रू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही बात डेफिनेशन में लिखी। अब इस डेफिनेशन में कमी क्या थी? इस डेफिनेशन में कमी ये थी, however the above mentioned definition does not reflect present day accounting function। ठीक है, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप मेरी बात समझ गए तो आप अपनी क्लास के उन टॉप 5 स्टूडेंट्स में आ जाएंगे जिनकी नॉलेज नेक्स्ट लेवल। मैंने आपसे क्लास की स्टार्टिंग में एक बात पूछी थी कि आप बिजनेस करोगे, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, पैसा कौन देगा? सर मेरे फादर देंगे, मेरी मदर देंगी। तो आपके पेरेंट्स आपसे पूछेंगे ना, बिजनेस सही चल रहा है? दिखाओ मुझे दिखाओ बिजनेस सही चल रहा है। बिल्कुल पूछेंगे सर, उनका राइट बनता है, उनको पूछना चाहिए। उसके बाद आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि व्यापार में पैसा या आप पर भरोसा केवल आपके पेरेंट्स ही नहीं लगाते, दुनिया जहान लगाती है। बैंक कह सकता है कि गगन पैसा चाहिए, आजा मैं देता हूं, लगा व्यापार में, कमा के दिखा, तू कमाना, मुझे ब्याज दे देना। इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं। मैंने आपसे कहा था आपकी कंपनी में कोई व्यक्ति अपना जिंदगी बिताएगा, नौकरी करने आया है कि मेरा घर इस कंपनी में चलेगा, इस व्यापार के मालिक के से मेरा बिजनेस जुड़ा है। वो भी कुछ हद तक आपसे पूछ सकते हैं कि सर व्यापार में क्या हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते तुम भागो यहां से, तुम्हारा क्या मतलब है। वो लोग जो तुम्हारा सामान इस्तेमाल करते हैं वो पूछ सकते हैं कि मैं तुम्हारा सामान खरीद रहा हूं, तुम्हारी कंपनी कल को ऑपरेट कर पाएगी, जिंदा रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। पता चला कि मैंने आपका सामान खरीदा, आपकी कंपनी अगर बंद हो गई तो मेरे लिए तो सामान बेकार हो जाएगा, सर्विस नहीं मिलेगी उसकी। तो बहुत सारे लोग आपके व्यापार में इंटरेस्टेड होते हैं और अकाउंटिंग का काम है उन सब को बताना, उन सबको संतुष्ट करना। सर उनको क्या बताना है? जो वो चाहते हैं वो उनको बताया जाए। अकाउंटिंग की मॉडर्न डेफिनेशन यही कहती है कि व्यापार के रूप बदल गए हैं। व्यापार में केवल मालिक का पैसा नहीं लगा, व्यापार में बहुत सारे और लोगों का पैसा लगा है, और पैसे के साथ साथ बहुत सारे लोगों का इसमें इंटरेस्ट है। आगे चल के हम इसको बोलेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। वो आपसे अकाउंटिंग की कुछ जानकारी मांगेंगे और अकाउंटिंग का काम है कि वो जानकारी उन तक पहुंचाई जाए। इसीलिए अब इस लाइन को अब पढ़िए। हाउएवर ये जो डेफिनेशन 1961 की थी इसमें कुछ कमी है, ये प्रेजेंट डे अकाउंटिंग फंक्शन को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। तो सर प्रेजेंट डे अकाउंटिंग फंक्शन क्या है? हमारी ये परिभाषा बताती है कि अकाउंटिंग एंड हो गई इंटरप्रिटेशन से। ये वाली डेफिनेशन इंटरप्रेटिंग रिजल्ट पे खत्म हो गई। बट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जबकि आज के जमाने में जब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप हो चुकी है, आज के जमाने में लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स, जबकि उस कंपनी को चलाते हैं डायरेक्टर्स। यानी कि मैनेजमेंट अलग, ओनरशिप अलग। ओनर कौन? जिसने पैसा लगाया कंपनी में। पैसा लगाया किसने? जिसने शेयर खरीदा कंपनी का, वो कहलाते हैं शेयर होल्डर, वो कहलाते हैं ओनर। कंपनी के ओनर हैं कंपनी के शेयर होल्डर, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया। लेकिन कंपनी चला कौन रहा है? वो लोग जो मैनेजमेंट में बैठे हैं, जिन्हें कंपनी के ओनर्स पैसा दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि भाई बिजनेस आप चलाओ, हम पैसा लगाएंगे। बिजनेस ग्लोबलाइजेशन में चला गया है। आपको कोरियन कंपनी इंडिया में काम करती मिल रही है, सैमसंग। आपको जापानीज कंपनी इंडिया में परफॉर्म करती दिख रही है, सोनी। आपको अमेरिकन कंपनी इंडिया में परफॉर्म करती हुई दिख रही है, एप्पल। तो बहुत सारी ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस हो चुका है। सोसाइटी का इंटरेस्ट जग गया है एंटरप्राइज के अंदर। सोसाइटी जानना चाहती है कि भाई ये कंपनी हमारे देश का, समाज का भला कर रही है, बुरा कर रही है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग द अकाउंटिंग रिजल्ट हैज इंक्रीज्ड, और इस वजह से
आपको अकाउंटिंग के रिजल्ट्स को बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। किन लोगों को? इन सारे लोगों को। इसीलिए ये जो कम्युनिकेटिंग की बात है, ये उस डेफिनेशन के अंदर मिसिंग थी। उस डेफिनेशन के अंदर ये वाला पार्ट मिसिंग था। मैं फिर से कहूंगा कि हो सकता है मैं अभी कहूं कि आप अभी इस बात की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाए, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ना शुरू किया है, लेकिन आप जल्दी ही समझ जाएंगे। अब सर हमारी बाकी की डेफिनेशन क्या कहती हैं, अब पढ़िए। उसके कुछ सालों के बाद एक और डेफिनेशन दी गई, और ये डेफिनेशन भी अमेरिका की एक संस्था ने दी थी। उन्होंने कहा था कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं। अब आपको लगेगा सर क्या आइडेंटिफाई किया? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। उनको मेजर किया, उनकी मनी वैल्यू निकाली। एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, और फिर वो जो बिजनेस से जुड़ी हुई पैसों की जानकारी थी वो बता दी, कम्युनिकेट कर दी, टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, जिससे वो लोग जो यूजर्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो इन्फॉर्म्ड जजमेंट बना सकें। अब ये परिभाषा ना बहुत ऊपर के लेवल की बातें कर जाती है। इसमें रिकॉर्डिंग नहीं आया, इसमें क्लासिफाइंग नहीं आया, समराइजिंग नहीं आया, तो सरल लोगों को ये परिभाषा समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा पता नहीं यार, ये तो बिल्कुल अजीब सी हवा में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हाँ हमारा ऑब्जेक्टिव वही था। वो कह रहे थे बच्चे यार हमें समझ में आई नहीं, तो डेफिनेशन ज्यादा पॉपुलर हो नहीं पाई। फिर और कुछ पढ़े लिखे लोगों ने फिर एक प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अकाउंटिंग का फंक्शन है इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन primarily of financial nature about economic entities that is needed to be useful in making economic decisions। यानी कि अगर आप बात की परिभाषाओं की एक समरी समझने की कोशिश करें तो वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि भाई अब व्यापार केवल मालिक तक सीमित नहीं है, बहुत सारे लोगों तक सीमित है, जिन्हें हम बोलते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। उन्हें जो जानकारी चाहिए बिजनेस से जुड़ी हुई वो उपलब्ध कैसे होगी, ये सब अकाउंटिंग के दायरे के अंदर आता है। यानी उनको जानकारी उपलब्ध कराना, दैट इज अकाउंटिंग। सरल भाषा में हम कई बार ये कहते हैं ना यार मुझे क्या मतलब, तू ये काम कैसे करेगा, मुझे रिजल्ट चाहिए। तो ये सरल भाषा में ये कह रहा है कि जिन लोगों को व्यापार की जानकारी चाहिए वो जानकारी उपलब्ध कराना, जो भी उस प्रक्रिया उसमें लग रही है, उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। तो भाई इन सारी बातों के बाद बच्चों को जो दूसरी परिभाषा समझ में आएगी, जो सीए इंस्टीट्यूट, जो हमारे देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, जिसको हम कॉमर्स के लिए, अकाउंटिंग के लिए भगवान का दर्जा देते हैं, वो ये कहता है कि गगन अब बच्चों को रिजल्ट बताओ। वो कहते हैं देखो, पहली परिभाषा कह रही थी सरल भाषा में, सीधा सीधा कह रही थी कि अकाउंटिंग एक कला है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समरी करते हैं। किन की? उन ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स की जो फाइनेंशियल नेचर की होती है। और फिर हम क्या करते हैं, उनकी एक रिजल्ट को हम इंटरप्रेट करके बता देते हैं, हाँ जी आपने क्या किया, बढ़िया किया, खराब किया। इन सारी बीच की बातों को आपने रटना नहीं है, समझना है कि कुछ समय के बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि व्यापार बहुत बढ़ गए हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट आ गए हैं। उन सब लोगों को जो जानकारी चाहिए वो उपलब्ध कराना अकाउंटिंग है। इसीलिए आखिरी में अलग अलग परिभाषाओं का एक निचोड़ सीए इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में मिलता है, जो कि नेट पर अवेलेबल है। उसमें लिखा है अकाउंटिंग को अगर आज हम डिफाइन करें तो ये कहेंगे इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। हाँ सर अब समझ में आ रहा है, उन्होंने आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कह दिया तो इन्होंने प्रोसेस ऑफ, मतलब प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया है? रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया है, क्लासिफाइंग की है, समराइजिंग की है। ये समझ में आता है क्योंकि सीधे सीधे ये बता रहा है अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी, समरी बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा अब जोड़ो, एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, उनके बारे में विचार करो, उनका रिजल्ट बनाओ और उनको बताओ,
टू द पर्सन्स इंटरेस्टेड इन सच इंफॉर्मेशन। ये है अकाउंटिंग की रियल डेफिनेशन। और ये परिभाषा जिसको समझ में आ गई, इसका मतलब वो मैच्योर हो गया, वो क्लास में उन 5 विद्यार्थियों में से बन गया जो कि क्लास में शाइनिंग स्टार्स हैं, ब्राइट स्टार्स हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि आपकी ट्यूशन का टीचर कभी यहां तक आएगा नहीं, तो डर लगा रहता है यार ट्रायल में आया है बच्चा, ज्यादा पढ़ाऊंगा तो भाग जाएगा। अब आइए, चलिए खैर कोई बात नहीं, वापिस आते हैं। अब हम अपनी बुक के पास चलते हैं। सर, हमारी बुक टीएस गरेवाल, आप अगर हमारे जमाने की यानी कि 30 साल पुरानी टीएस गरेवाल की बुक ढूंढ लेंगे ना, कहीं से मिल जाए, तो उसमें भी अकाउंटिंग की यही परिभाषाएं थी, कुछ नया नहीं है। तो अकाउंटिंग इतनी जल्दी बदलती नहीं है। मुझे समय लगा आपको डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग समझाने में। जरा रिकॉल कर रहे हैं, अब कुछ नया नहीं पढ़ाना, जो पढ़ाया था वो बुक से रिकॉल करवा रहा हूं, ठीक है, कंसंट्रेट करिए। अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझाने में मुझे समय लगा, आज लगा, आज आपने समय दिया, अब भविष्य में आपको ये वीडियो दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। नाउ, accounting is a systematic process of measuring, recording, classifying, summarizing financial transaction, analyzing and interpreting the financial statements and communicating the results to the users। बहुत ही सुंदर ये परिभाषा है और मॉडर्न डे डेफिनेशन है। दिक्कत ये है कि लोगों को सीधी सरल बात ज्यादा समझ में आती है, डेफिनेशन बहुत ही अच्छी है, ठीक है। इसी को उन्होंने लिखा, इसी को उन्होंने बॉक्स के अंदर हाईलाइट करके लिखा कि गगन, वैसे तो ये अकाउंटिंग की अगर कोई हमसे पूछे तो हमें अकाउंटिंग की ये परिभाषा देनी चाहिए। तो अकाउंटिंग की परिभाषा क्या कह रही है? कह रही है कि जो जो लोग हमारे व्यापार से जुड़े हुए हैं उन्हें हम बोलते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, उनको जो चाहिए वो उपलब्ध करा दो, ठीक है। पर अकाउंटिंग की ज्यादा पॉपुलर डेफिनेशन कौन सी है? 1961 वाली, क्योंकि वो सरल है पर वो इनकम्प्लीट है, इसीलिए वो डेफिनेशन उन्होंने यहां पर लिख कर बताई है कि भाई AICPA ने 1961 में, ईयर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, कि डेफिनेशन दी थी, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner in the terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character, जो कि पूरे तरीके से या किसी भी तरीके से पैसों में कन्वर्ट हो सकते हैं, और उनको इंटरप्रेट कर दो। बस वो इंटरप्रेट करके रुक रहा था, और मॉडर्न परिभाषा, बार बार जोर दे रहा हूं कि वो ये कह रही है कि भाई नहीं, इंटरप्रेट के बात खत्म नहीं हो रही। वो लोग जो यूजर्स हैं आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, उनकी सभी जरूरतों को कम्युनिकेट करना भी अकाउंटिंग का काम है। ये इन दो परिभाषाओं में अंतर है। सर, हमारे पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, तो ऊपर वाली परिभाषा लिखिए, नीचे वाली लिखिए, और मुझे पता है बच्चे कहेंगे सर हम दोनों ही लिख देंगे। चलो, ये मैंने आपको आपके ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद ये डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग की प्रोसेस है, ये है वो है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। अब आज की क्लास का मेरा नेट रिजल्ट या मेरा होमवर्क क्या है? तो आपका आज का होमवर्क ये है कि आपने ये डेफिनेशन नंबर 1 को अपने रजिस्टर पे लिखना है, ठीक है। लिखेंगे, लिखते लिखते ही आपको 80% ये डेफिनेशन याद हो जाएगी। उसके बाद आंखें बंद करके 2 बार आपने रिकॉल करना है, 3 बार में ये डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। उसके बाद आपने ये दूसरी डेफिनेशन को भी लिखना है और इसको भी आपने याद करना है। ये हमारा आज का टास्क था।
जाते जाते आपको बता देता हूं कि हमने कुछ आने वाले समय में जो बातें करनी है वो लकीली यहां हो गई है, दोबारा होंगी। क्या? अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, तो ये एक कला है रिकॉर्डिंग की। अब सर ये रिकॉर्डिंग करने की कला क्या है? तो मैंने आपको बोला था जर्नल। हम जर्नल बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक। सर क्या हम एक बार जर्नल बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, काम खत्म हो जाएगा? नहीं, रिकॉर्डिंग की दो स्टेज होती हैं। एक होती है जर्नल, दूसरी क्लासिफिकेशन की स्टेज आती है जिसको बोलते हैं लेजर। आएगा, अगली क्लास में आएगा, दोबारा आएगा। फिर हम बनाएंगे उनकी समरी। समरी में मतलब हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग P&L अकाउंट। ओके, ये सारा काम हम एक खास तरीके से करेंगे, पैसों में करेंगे, उन ट्रांजैक्शंस का करेंगे जिसमें मनी का लेन देन है, उन इवेंट्स का करेंगे जिसमें कोई लेन देन नहीं हुआ लेकिन उसमें पैसा बढ़ घट गया, है ना, और फिर हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। आज मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप चाहते हो कि सर हम इसको भी पढ़ना चाहते हैं, एक बार रीडिंग देना चाहते हैं, तो आप यहां से इसकी रीडिंग ले सकते हैं। ये ऊपर की डेफिनेशन है, ये आपको बुक से मिल जाएगी। उसके बाद जो मैंने आपके पढ़ने के लिए जो बातें लिखी थी वो सारी ये वाली बातें हैं। वीडियो को पॉज करके अगर आप रीड करना चाहें तो रीड कर लेना, ठीक है। और लास्टली ये मुझे CA इंस्टीट्यूट की बुक में ये परिभाषा मिली, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब मैं यहीं पर आज की क्लास ख़त्म करता हूं। और अगर आप मेरी ये क्लास YouTube पर सुन रहे हैं और आपने कभी कोई क्लासरूम में अपनी टीचर से अकाउंटिंग को समझा था, अगर आपने कोचिंग में जाके समझा था, तो आप कमेंट में लिख करके बता दीजिएगा कि सर आपने थोड़ा सा हमें नॉलेज उनसे 2 चीज़ें एक्स्ट्रा दी, कम दी, कैसा लगा। कमेंट में लिख के बताना। कमेंट में वही लिख पाता है जिसकी एक्सप्रेशन पावर अच्छी हो। सर मेरी एक्सप्रेशन पावर नहीं है, तो बिल्ड करो, क्योंकि एग्जाम में जब आप लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। सर लिखने की हैबिट को डेवलप करना है। आप कमेंट करोगे ना, तो ये भी लिखने की एक हैबिट है, आपको आदत पड़ेगी एक्सप्रेस करने की। क्योंकि अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल नहीं है, 30% थ्योरी है, और वही थ्योरी ही आपको टॉप पे लेके जाती है, डिफरेंशिएट करवाती है। हाँ सर आप बहुत ज्ञान देते हो। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अभी प्रैक्टिकल दूर है, पहले थोड़ी सी थ्योरी की बातें करेंगे, फिर प्रैक्टिकल के ऊपर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय, सी यू। आज का होमवर्क है अकाउंटिंग की डेफिनेशन को, दोनों डेफिनेशन को लिखना और याद करना। दैट्स इट।